नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज 2 दिवसीय प्री बजट पर जो चर्चा थी वो संपन्न हो गई है और ऐसे में हरियाणा के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने भी इसमें शिरकत की, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सभी विधायकों ने अपने अपने इलाकों की बड़ी समस्याओं को यहां पर सुझाव के तौर पर रखा। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद हरियाणा की ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान भी जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपने विभागों से संबंधित कई मांगें बैठक में रखी हैं। यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए फंड्स मांगे हैं ताकि फंड्स की कमी के चलते काम रुके न। बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए ट्रांसफार्मर्स पुराने हो चुके हैं। विभाग पूरे प्रदेश में ट्रांसफार्मर्स के जो है लोड के हिसाब से बदलना चाहता है। अब इसके लिए फंड्स मांगे गए हैं। इसके अलावा जिलों में ईएसआई अस्पताल स्थापित करने की भी मांग है। फिलहाल ईएसआई की डिस्पेंसरी तो चल रही है जो सिर्फ एक रेफर स्टेशन बने हुए हैं। नेता विपक्ष का चुनाव नहीं करने को लेकर भी अनिल विज ने यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। तमाम खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन मसला में आज सवाल ये कि जिस तरीके से आज प्री बजट जो है चर्चा 2 दिवसीय जो थी वो संपन्न हो गई है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से 13 मार्च को जो हरियाणा का बजट पेश होगा उसमें ये हरियाणा प्रदेश की जनता पर कितना खरा उतरता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर आज मसला में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। प्री बजट बैठक का जो ये पूरा प्रारूप था, बहुत ही सुंदर प्रारूप था। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी है और बजट के लिए सजेशंस दिए हैं। और अपने एरिया में अगर कोई डिमांड स्पेशल बजट चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है। और ये 2 दिन का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सभी व्यक्तियों ने जो यहाँ पर उपस्थित हुए अपना अपना मत उसमें रखा है। हमारे विभाग के लिए हमने 2-3 सुझाव रखे हैं। अब देखो उसमें बजट स्पीच के अंदर मुख्यमंत्री जी की अगर वो सुझावों को मंजूरी मिलेगी तो वो आएंगे और देखेंगे कि बहुत ही अच्छे सुझाव सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने डिपार्टमेंट को और अपने अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक अपने सुझाव रखे हैं। मुख्यमंत्री जी की नजरों में विधायक एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक अच्छी परंपरा है कि बजट से पहले सारे विधायकों से मंत्रियों से सुझाव लिए गए। मैंने तो अपने विभाग के दिए हैं। जो हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है, मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना, वो चलता। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका। विनय यादव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राजवीर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो है बजट को लेकर जो 2 दिवसीय प्री बजट चर्चा थी वो आज जो है कहीं न कहीं खत्म हुई। ऐसे में जो है अगर देखा जाए इस सुझावों से और इस बैठक से कितनी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से अब बजट पेश होने वाला है कुछ दिनों के बाद में, उस बजट पर कितना जो है जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकार दिखाई दे रही है? नमस्ते प्रवक्ता पार्टी और पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये नायब साहब जी के नेतृत्व में नायब 2.0 आई है। ये जनता को समर्पित सरकार है। और वही बजट की बात, तो बजट के लिए लगातार एक्सरसाइज जारी है। विभिन्न वर्गों के जो बुलाया गया है, मीटिंगें की गई है लगातार, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोगों से सुझाव लेने का काम नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। और जो अभी जो विधायकों को बुलाया गया उसमें पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को बुलाया गया, सभी को सुना गया, उनके सुझाव लिए गए हैं और उनके आधार पर सर्वांगीण विकास के लिए हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, हर वर्ग को राहत मिले, उसके लिए ये सरकार ने एक अपना दायित्व निभाया है। और जो बजट है वो सेशन है वो 7 तारीख को शुरू होगा और 13 तारीख को बजट पेश करेंगे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। तो हमें उम्मीद है, विश्वास और भरोसा है कि ये जो बजट है ये बजट पिछले बजटों की तरह है, बहुत अच्छा बजट रहेगा, जनता के को समर्पित रहेगा और जनता को लाभ देने के लिए रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो जैसे पिछले
बच्चों में नए नए प्रोजेक्ट आए, नई नई योजनाएं आई, उसी के मद्देनजर जो योजना चल रही है उन पे और अंश आएंगे और नई योजनाएं भी शुरू होगी। तो हमें भरोसा है कि ये बजट जनता के लिए एक कार्य रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि बजट जो है कहीं न कहीं उम्मीदों पर खरा उतरे। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से सुझाव लेने की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं सराहनीय यहाँ पर नेताओं ने करार दी है कि विपक्ष और पक्ष दोनों बैठकर जो है इस पर अपने अपनी समस्याएं रखते हैं, सुझाव रखते हैं, और ऐसे में क्या उन सुझावों को, जो अच्छे सुझाव रहते हैं, उनको बजट में किस तरीके से ऐड ऑन किया जाता है? और दूसरी चीज मेरी आपसे समझने की कोशिश ये रहेगी कि जो बजट है, जिस तरीके से राजवीर जी ने बताया कि सभी पहलुओं पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा, कितना पहले की तुलना में इस बार का बजट कितना लाभदायक प्रदेश की जनता के लिए? गौरव सिंह, आपको नमस्कार। दोनों प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ऐसा है, नायब सिंह सैनी ने अभी विपक्ष को भी बुलाया कि सुझाव दीजिए, लेकिन सिर्फ सुझाव ये सब जो है ना जबानी खर्च है इनका। किस तरह सुझाव ये दिखाने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगी कि विधानसभा में भी 36,000 इनको सुझाव मिले थे, यानी कि रोज ही समस्याओं का समाधान करते तो 5 सालों में शायद जाके पूरी होती, लेकिन एक दिन में समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, देखो बजट पिछली बार 1,99,000 करोड़ का था, इस बार 2 लाख का कर दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें जनता को क्या मिलेगा वो एक जानने वाली बात है। अनिल विज ने कहा कि 800 मेगावाट का प्लांट लगना चाहिए, पावर प्लांट लगना चाहिए, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती कि इन्होंने 1 मेगावाट का भी कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, 10 सालों में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। दूसरी बात, इनको सुझाव, क्या इनके पास बुद्धिजीवी नहीं है, इनके पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है जो जिनसे ये सलाह करके देखे कि जनता के भले के लिए कुछ करना है। लेकिन इन्होंने करना, क्योंकि इनकी नीयत खोटी है और नीतियां भी इनकी खोटी हैं। और मैं कल एक इनके नेता का बयान सुन रही थी, बड़ी हैरान थी कि जो बजट आएगा हरियाणा का, उसमें मोदी जी के बजट जैसी दिखने वाली संभावना है। क्या कमाल की बात कही, मैं हैरान थी कि मतलब फिर तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो 500 में सिलेंडर हो, चाहे बहनों के लिए 2100 हो, लाडो बहन का, चाहे गैस सिलेंडर। इन्होंने राजस्थान में भी 450 की जब संसद में उठाई गई ये बात, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं हमारी ऐसी कोई भी वो नहीं थी। मेरे पास इस टाइम पता नहीं वो फोटो कहाँ पड़ी है, वसुंधरा राजे लेकर खड़ी है 450 में गैस का सिलेंडर के वो लेकर, एक प्ले कार्ड लेकर खड़ी है वो। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे और हेल्थ के लिए क्या करेंगे, जिसमें इतनी मुश्किलें हैं। आयुष्मान योजना आपकी फेल हो गई, 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया आपने, ये कैग की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है ये, सेंट्रल ऑडिट जनरल की, ठीक है। दूसरी बात, महंगाई, सड़कें, जल भराव की समस्याएं, और दूसरी बात, लोगों के सुझावों की जरूरत क्यों सीएम के, हरियाणा के सीएम को, क्या 10 साल से वो सरकार में है, हमको समस्याओं का पता नहीं है। लोग आते हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है, प्रॉब्लम ये है, अफसर भी नहीं सुनते। मतलब ये है कि यहाँ पर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, करने दो। और मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगी यहाँ पर एक भ्रष्टाचार के ऊपर, कि कोविड के दौरान तहसीलदार और नायब तहसीलदार जिसके तहत बहुत उन्होंने घोटाला किया, बहुत भ्रष्टाचार किया, उनको निलंबित तो किया, लेकिन वो अब एनसीआर में काम कर रहे हैं। आप देखिए इनकी खूबियां इनकी हैं, ये भाजपा की वर्तमान की, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात, इनकी मैं 2-4 लाइनें भी कहना चाहूंगी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी। तो ये इन्होंने जो दूसरी और प्रॉमिसेस किए थे वो कब पूरे करेंगे, मुझे ये समझाएं। इतना टाइम हो गया इनको लिए हुए, 5 महीने हो गए सरकार लिए हुए। इन्होंने किसानों की बात करी, किसानों की बात के लिए 3100 का MSP बोला था, और इनका एक प्रवक्ता झूठ बोलकर स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी, जो कि आज तक किसी ने नहीं कहा। लागू कर दी होती तो किसान धरने पर क्यों होता। 3100 की जीरी का रेट बताया, जो 1700-1800 से ऊपर में नहीं बिकी। 24 फसलों पे MSP की बात करते हैं, लेकिन 14 फसलें भी ये गिना नहीं पाते। कोई 14 भी कहता है, कोई 24 भी, क्योंकि इनको पता भी नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना है तो कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि सत्ता इनकी है। इनको पता है कि हमारी चलती है तो वही चला लो, जब तक चलती है चला लो, लेकिन जब चलनी बंद हो जाएगी उसके बाद होश ठिकाने आएंगे इनके। दूसरी बात, 100 गज के प्लॉट भी इन्होंने देने थे सर। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, ये जल सिंचाई विभाग में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल सिंचाई विभाग संसाधन में 42 में से 28 लोग बाहर के लगाए गए। क्या इसीलिए डोमिसाइल खत्म किया था, जिसमें पहले 15 साल का प्रावधान था,
15 साल का, फिर 10 का किया इन्होंने, फिर 5 का, फिर 3 का, और अब डोमिसाइल खत्म कर दिया। यानी कि हरियाणा के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। 2 लाख पदों की बात भी करते नहीं है, और HCRN में 24-25 हजार नौकरी की बात करते हैं। 9-10 इन्होंने निकाल भी लिए। TN के जो चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, उन्होंने कहा कि मुझे पता चले, बताओ मुझे लिस्ट लाओ कि कहाँ पर कितने कितने लगे हैं, अब निकालेंगे ये। इन्होंने 2022 फरवरी में 27 लाख BPL कार्ड थे। BPL कार्ड में आपको देना होता है 100 गज का प्लॉट, 2 लीटर हर प्लॉट तो एक ही बार देना होता है। सरसों के तेल की 2 लीटर की बोतल 40 रुपए ईच, 13 रुपए किलो चीनी और 5 किलो अनाज। चावल इन्होंने निकाल दिया उसमें से, चावल उसमें से निकाल दिया। 2024 फरवरी में आते आते वो वोट 52 लाख हो गए। क्या ये इस हैसियत में है कि सबको 100 गज के प्लॉट दें, सबको अनाज दें इतना? और सबसे बड़ी बात तो ये है गौरव जी कि अगर विकास हुआ होता तो 5 किलो अनाज के लिए लोग भिखारी नहीं बनते, पहली बात। दूसरी बात, 80% हरियाणा के लोग BPL की श्रेणी में आ चुके हैं। बेरोजगारी पर ये बात नहीं करते, महंगाई कम करने की बात नहीं करते। 300 में सिलेंडर कह के आए थे ना मोदी जी, 300 में बहुत ही महंगाई की मारत की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल और डीजल की मारत की बार, मतलब मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वो सारे इनके जो जुमले थे वो जुमले ही थे, सब उल्टा हुआ। महिलाओं पर अत्याचार कितना बढ़ गया, दलितों पर कितना कैसे मारपीट करिए। आज की एक खबर है, कोई दलित व्यक्ति को मार पीट के उसको इन्होंने बहुत बुरा हाल किया भाजपाइयों ने। मैं बता देती हूँ, गांव का नाम भी आपको बता देती हूँ सर, और आपको मैं वो भी बता देती हूँ। 1 सेकंड मुझे अगर वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, 5 सेकंड में बता दूंगी मैं। ये है कि जन पॉइंट पर अगवा करके मोनू नामक व्यक्ति को अधनगन कर आधा नंगा करके उसकी बुरी तरह पिटाई की। वीडियो वायरल। प्रदेश में कमजोर लोगों पर जातिवादी गुंडों का कहर जारी। तो जातिवादी तो ये है ही है। आपके सामने कहने को इन्होंने खूब भ्रम फैलाया जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे कि कांग्रेस दलित विरोधी है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। 1 मिनट, 5 सेकंड सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए मैम। इन्होंने कहा कि दलितों का अपमान नहीं सहेगा, मतलब भाजपा की सरकार एंड ऑल दैट। बड़े इन्होंने जुमले तो छोड़ते ही है, 15 लाख का भी छोड़ा था, 2 करोड़ नौकरियां साल। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि इन्होंने बड़ा वो किया कि शैलजा को तो खट्टर साहब खुला सड़क पर ही आ गए थे, शैलजा आ जाओ हमारी पार्टी में, शैलजा आ जाओ, लेकिन उसने भी ठोकर मार दी। तो ये आज तक वो वीडियो नहीं दिखा पाए कि हमने कहाँ किसी दलित का अपमान किया था, क्योंकि दलित विरोधी तो यही है। मनुवाद कौन लाना चाहता है, ये लाना चाहता है, और आरक्षण लाना चाहता है। बजट पर आऊंगा मैं बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं विनय जी से भी जान लेता हूं और उसके बाद जो जवाब जो है राजवीर जी दे देंगे। विनय जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पहले की तुलना अगर की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दौरान जो है बजट हुआ था 1.95 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, इस बार जो है बजट थोड़ा सा बढ़ाकर रखा गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार जो है, पहले ही अनिल विज जी कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो है रूपरेखा बना ली गई है और वो लगातार विकास के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। बजट जो है तमाम तरीके से धरातल तक जो है, आम आदमी तक जो है पहुंचेगा, और बजट की जो जब बजट पेश होगा उससे जो है कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास जो है रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगा। जी, आप सभी को राज्य दर्शकों की तरह नमस्कार। देखिए, जो अभी इन्होंने कहा, हमारे मित्र रोहिला साहब ने कहा कि भाई नायब 2.0, और मैं सही सुना तो वो नायब 2.0 की बात कर रहे थे। अब देखिए, ये इसमें बड़े कुशल हैं कि ये नए नए नाम लेकर आ जाते हैं। ये समझते हैं कि लोगों की जो थोड़ी याददाश्त है, मेमोरी है, वो शॉर्ट है, लोग भूल जाएंगे। अब इसको आप BJP 3.0 कहेंगे या नायब 2.0 कहेंगे या डबल इंजन की सरकार कहेंगे, क्या कहेंगे? और देखिए, इस तरह से पेश किया जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार इनकी सरकार बनी है और इसलिए बोल रहे हैं नायब 2.0। पहले 56 दिन की इनकी सरकार थी, तो इसको अभी 2.0 बोल रहे हैं ताकि लोग पिछले 9.5 साल भूल जाएं और कहने की सारी रूपरेखा तैयार कर ली है, सारा खाका तैयार कर लिया है। भाई साहब, आप ही की सरकार थी ना, पिछले 10 साल से आप ही की सरकार है ना, तो आपकी सरकार के पास कोई पहले से ही कोई खाका होगा ना, कोई प्लानिंग होगी ना, जिस पर वो चल रहे होंगे कि भाई हम ये अचीव करेंगे, है ना। आपकी 5 साल सरकार है, फिर 5 साल किसी और के आगे की समझ में आता है कि बीच में ब्रेक लग गए। लगातार आप ही की सरकार है, तो ऐसा आप क्या नई रूपरेखा बना रहे हो? अब आप सुझाव ले रहे हो, इसका मतलब पहले आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि प्रदेश को कहां लेकर के जाना है, प्रदेश 10 साल बाद कहां खड़ा होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 साल बाद कहां होगी।
इसका मतलब उन 10 साल पर जो खट्टर साहब के लगभग 9.5 साल थे उन पर आप काटा मार दीजिए, और अब ये कह रहे हैं कि अब हम सुझाव ले रहे हैं, हमने सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अच्छा, ये बहुत ही अच्छी से हम स्वागत करते हैं कि आप सुझाव ले रहे हैं। उन पर कितना आप अमल करेंगे वो एक अलग बात है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है बजट का ज्यादा हिस्सा जो खर्च किया जाना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, देखिए बजट का जो मकसद है वो सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो नौकरी पेशा है वो इनकम टैक्स भी देता है। देखो, टैक्स तो सभी देते हैं, जीएसटी सभी देते हैं, बाकी सभी तो टैक्स देते हैं। पेट्रोल कोई भरवाता है वो भी टैक्स दे रहा है, चाहे वो कितना ही गरीब है कोई भी है। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो देती है, और उसके ऊपर वाली क्लास भी देती है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि उन पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी होती नहीं है, वो टैक्स भी देते हैं। तो बजट में ऐसा होना चाहिए। और देखिए, मैं बोलता हूँ कि मूलभूत सुविधाएं जब हम बात करते हैं, लेकिन शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य होगा, कोई भी एक मिडिल क्लास है। देखिए, आप भी, मुझे लगता है कि आप जॉब करते हैं, आपको भी सैलरी मिलती है चैनल से, मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे भी सैलरी मिली है। आप एक बार के लिए सोच के देखिए कि भगवान ना करे, अगर मैं कहता हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरी अगर जॉब ना रहे। देखिए, आजकल आप जानते हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, बहुत लोगों की जॉब गई है। और जिस तरह से अब ट्रम्प साहब जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि और दिक्कतें आने वाली है ना। तो अगर किसी की जॉब ना हो तो उनको सबसे बड़ी चिंता, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मुझे चिंता सिर्फ इस बात की होती है कि मेरी बेटी जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, जिसकी लाखों में फीस है, साल की लाखों में फीस है, वो मैं कैसे भरूंगा। देखिए, मैं अपनी किचन चलाने के लिए जैसे तैसे कमा लूंगा, मैं आधी रोटी कम खा लूंगा, अभी 2 किलो दूध लेता हूँ, 1 किलो दूध में काम चला लूंगा, ठीक है, और खर्चे कम कर लूंगा। लेकिन देखिए, स्कूल की फीस तो इंतजार नहीं करेगी ना। और अगर मेरे घर में मेरे माता पिता जो कि बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई परेशानी हो जाएगी तो उनके लिए तो मैं इंतजार नहीं करूंगा ना कि भाई परसों इलाज करा लूंगा, उनके लिए तो मुझे इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि बजट में एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा फोकस किया जाए, और उसके बाद उनसे वो सुविधाएं दी भी जाए। देखिए, ऐसा ना हो कि बजट जो भी आप अलोकेट करें वो भ्रष्टाचार की भेंट कर जाए। अब आप देखिए, फरीदाबाद जैसे इतने बड़े शहर में, जो कि औद्योगिक नगरी रहा है, 80 के दशक में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो उसमें एक इतना पुराना एक ही इतना अस्पताल है बस, और जहां पर सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, ठीक है, बहुत बुरा हाल होता है, डॉक्टर नहीं होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जहां बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाते हैं, जिनका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, ठीक है, देखिए प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, हम ये नहीं करेगा प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो या प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद कर दो। देखिए, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास पैसा है, वो जाए वहां, जो चाहते हैं अपने बच्चों को वहां पढ़ाना पढ़ाए, ठीक है, आप कैपेबल है, आप फीस दे सकते हैं प्राइवेट स्कूलों के, आप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, तो आप जाइए, कराइए, आपके पास लग्जरी का ऑप्शन है। लेकिन देखिए, जो आम आदमी, मैं कहना ही चाहता हूं, जो एक आम आदमी है जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए देखिए बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए कि आप जाइए, कोई कार्ड, अब आप कार्ड दिखाइए, ये कीजिए, आयुष्मान कार्ड है, नाम है, आपका नहीं है, अरे भाई सीधा साधारण कर दीजिए ना कि आप जाइए हॉस्पिटल में और आप। राजवीर जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, अगर किसानों की बात की जाए, स्वास्थ्य बीमा कवरेज की बात की जाए, सोलर रूफटॉप की सहायता की बात की जाए, तो तमाम जो विद्वत तरीके से उनका कहना है विनय जी का कि जिस तरीके से ये जो धरातल पर बजट उतरना बहुत आवश्यक है, धरातल तक जो है, लोगों तक जो है पहुंचना बहुत आवश्यक है। ऐसा न हो कि बजट आया, बजट की रूपरेखा तो तैयार करने में इतना समय लग गया, लेकिन बजट आते ही आते सरकार की भेंट चढ़ गया। इस तरीके के विनय जी का कमेंट है, क्या कहना चाहेंगे जो है तमाम तरीके के सभी बिंदुओं पर जो है यहाँ पर फोकस। मैं विनय जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, इनकी बात बहुत जायज भी है कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य पर जो खर्च हो वो खर्च सही में खर्च हो। आप निश्चिंत रहिए, सरकार हर वर्ग के लिए इसमें बजट में प्रावधान लेके आ रही है। शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और वो पहले भी रखा गया है। आयुष्मान से लाखों लोगों को जोड़ा गया है, 1400-1500 के करीब हॉस्पिटल जोड़े गए, उसमें इलाज फ्री में हो रहा है। और शिक्षा की बात है तो बच्चियों के लिए शिक्षा फ्री की गई है, 10 पास फ्री किए गए हैं। तो ऐसे बहुत सी सुविधाएं जो आम जनता को दी गई है, और सरकार आगे भी इनको कंटिन्यू करने वाली है। आप निश्चित रहिए, क्योंकि हाँ, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने किसानों के लिए दिया है, वो किसी सरकार ने नहीं दिया। 13,500 करोड़ का मुआवजा हम लोगों ने दिया है 10 साल में। 10 साल में 13,500 करोड़ का मुआवजा हम लोगों ने दिया है।
और 3-4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट भेजी थी कि भाई ये ओले है ना, जो ओले किसान की फसल पर नहीं सरकार पर पड़ेंगे और सरकार इनका मुआवजा देगी। और इसके लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है, लोग जो किसान वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना। तो सरकार हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कर रही है। और रही बात नहरी पानी के लिए अंतिम जल तक पानी पहुंचाने का काम हरियाणा की मनोहर लाल सरकार और नारायण चौधरी जी की सरकार ने किया है। यह बात इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इससे पहले चौधरी बंसीलाल जी ने प्रयास किए थे। ये मैं कोई विपक्ष के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो, लेकिन मैं उनके जो उन्होंने किया उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। उसके बाद अगर किसी ने सीरियसली नहरी पानी पर काम किया तो उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। लाहौल में जो जयप्रकाश जी कृषि मंत्री थे उन्होंने लगातार उसमें काम किया है। तो ये काम जो करने का काम हरियाणा सरकार करती है, ठीक है ना। तो ये मिठा जो आरोप लगाते और जो एमएसपी पर जो खरीदने का काम 24 फसलें है। और जो स्वामीनाथन जी की बात है, जब एक कृषि रिफॉर्म हुए थे 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, तो मरहूम स्वामीनाथन जी ने 4 ट्वीट किए थे सरकार के पक्ष में। भाई ये सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अलग अलग योजनाएं गिराई थी। और जो बिजली की बात है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पैनल की एक योजना चलाई जा रही है बीपीएल परिवारों के लिए। भाई वो होगा जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाए। सब्सिडी पर किसानों को सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, अब तक घर दिए जा चुके हैं और आपको और दिए जाएंगे। ये सोलर पैनल मैंने खुद लगे हुए देखे, एक मेरे खेत में लगा हुआ 3 मेगावाट का, ठीक है ना। तो ये सरकार ने लगातार काम किया है और नायब समिति ने बहुत लगातार समर्पित है। हर वर्ग के लिए कोई भी जाके मिले, कोई भी सही भी मिले तो वो समाधान करने का प्रयास करते। इसी नाते उन्होंने समाज के हर वर्ग को, युवतियों को, किसानों को, युवाओं को और जो पक्ष और विपक्ष के विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सबसे सुझाव लिए और उन्हें सुझाव के बजट है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो कभी किसी को नहीं दिया। कोई मुझसे आरोप नहीं लगा रहे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने ट्वीट करवा ली होंगे, क्योंकि डराते धमकाते तो आप आई हैं, चंदा धंधा छापा चंदा चोर पार्टी तो आप आई हैं, उसका श्वेत पत्र लेकर आना फिर बात करना, ठीक है। 1 मिनट चुप, इनको चुप कराइए। मैं 40 करोड़ का टॉयलेट का घोटाला हो गया गुड़गांव में, मानेसर में, जहाँ पर नगर निगम के चुनाव भी पहली बार हुए। और मैं बताना चाहती हूँ कि 40,000 बच्चों के जो पढ़ रहे थे उनके बस पास या परिवहन की जो उनकी सुविधा थी, जो हम बस पास बनवाते थे, हमने भी बनवाए कॉलेज टाइम में, तो वो बंद कर दिए गए। 40 करोड़ की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई जो उनको दी जाती थी। और ये प्रोग्राम हमने किया था NTSS के तहत 1963 में। हमने नेशनल स्टूडेंट टैलेंट हंट जिससे उनको छात्रवृत्ति मिले ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी आगे बढ़े। इन्होंने वो भी बंद कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री यशस्वी जो अमर पट्टा लिखा कर लाए हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, वो 62 करोड़ खर्च कर देते हैं किस पर? शिक्षा के ऊपर चर्चा करने पर, अपने मन की बात कहकर। दूसरी बात ये कि ये परमानेंट परेशानी पत्र को ठीक करने के लिए आप कब तक कितना टाइम लेंगे बता दीजिए। अभी तक ठीक नहीं हुई है आपकी वो। नशे के खिलाफ आप क्या कब एक्शन लेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ कब आपके एक्शन होंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो खुलेआम चल रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी। आपके अटैची लेते पकड़े जाते हैं लोग। SKRN भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। अभी आशा कंडक्टरों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। वो अनिल विज ने कहा कि जी उनके प्रमाण पत्र वेरीफाई किए जाएंगे उनके एजुकेशन के। यानी कि जब आपने उनको नौकरी दी तो वेरीफाई नहीं किए, इसका मतलब खर्ची पत्र लेकर आपने नौकरियां दी। 800 जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। तो झूठ तो आप दबाकर बोलते हैं, उसमें तो सबसे झूठी पार्टी इंडिया को आपने नंबर 1 बना दिया फेक न्यूज में। और क्या इज्जत रहेगी हमारी विदेशों में? श्रीलंका जहाँ पर शांति के लिए राजीव जी ने अपनी सेना भेजी थी और खुद मारे गए थे, उनका बलिदान हो गया था। सुनिए सर, 5 सेकंड और उन्होंने अपना बलिदान दिया। वही श्रीलंका को हमने एक दिन का, जब उनके पास खाना था, $1 बिलियन मोदी जी ने दिए। वही श्रीलंका में अब इतनी हिम्मत आ गई हम, क्योंकि हम दुश्मनों से घिर गए हैं ना, उसी श्रीलंका में इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे 48 मछुआरों को कैद कर लिया और 2 मछुआरों पर गोली भी चलाई। तो आप कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। पता नहीं आपके पास कोई रोजगार नहीं था जो आपको रोजगार मिल गया और आप झूठ पर झूठ बोलते चले जाते। फाइनल कमेंट 5 सेकंड। गौरव जी, नायब सैनी जी जो ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रहे हैं, विश्वास रखिए सभी वर्गों के लिए राहत देने का काम
सभी वर्गों के लिए राहत देने का काम यहाँ पर उम्मीद राजवीर रोहिला जी की तरफ से कहा जा रहा है। और माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि इस समय इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी, कमल हांडा जी और विनय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आने वाला समय जिस तरीके से बजट पेश होगा, कितना जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता हुआ दिखाई देगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।